वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में फिर से हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ जो कि नियरेस्ट ट्रेंड बेस्ड भी हैं और साथ ही साथ एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। जो लास्ट क्लासेस में मैंने जीएस के क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों ने उसको नोट किया होगा और आगे के क्वेश्चंस भी आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चल रहे हैं और साथ ही साथ जो इसके पहले के वीडियोस में मैंने जो भी चीजें पढ़ाई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें क्लियर हो रहे हैं, तो आपके वो पिछले कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला जीएस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। साउंड की स्पीड पूछा है किस मीडियम में मैक्सिमम होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, देयर आर मेनी काइंड ऑफ मीडियम इन विच साउंड ट्रेवल्स। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन, मान लीजिए वैक्यूम दिया हुआ है, ठीक है, साथ साथ एयर दिया है, वाटर दिया है और सपोज स्टील दिया है। इस तरह से कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम होती है, सॉलिड मीडियम में। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास स्टील ऑप्शन है तो आप इस पे टिक कर देंगे। सपोज इन प्लेस ऑफ स्टील कोई भी अगर सॉलिड मीडियम दिया होगा तो आप उस पे टिक करेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन एनी सॉलिड मीडियम। तो किस में होगी, किसी भी सॉलिड मीडियम में जो स्पीड होगी वो साउंड की मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से हमारा पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। किस तरह का लेंस चश्मे में यूज होगा अगर किसी पर्सन को विजन प्रॉब्लम है और मायोपिया है। तो देखिए मायोपिया है क्या। मायोपिया एक विजन प्रॉब्लम है जिसमें कि मायोपिया में क्या होता है कि जो पर्सन होगा दैट इज सफरिंग, वो इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसको जो पास की चीजें होंगी यानी कि जो नियर ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लोजली अपेयर होंगे, वो उसको क्लियरली अपेयर होंगे, बट जो फार वंस यानी कि दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसको क्लियर नहीं दिखेंगे। यानी कि जो नियर ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली दिखेंगे, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसको क्लियरली नहीं दिखेंगे। और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को हम ये भी बोलते हैं शॉर्ट या फिर नियर साइटेडनेस। इस डिजीज को, मायोपिया को हम इस नाम से भी जानते हैं। किसको, मायोपिया को किस नाम से जानते हैं, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपीयर्स क्लियरली बट फार वंस डू नॉट। पास के ऑब्जेक्ट्स, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे और जो दूर के हैं वो क्लियर नहीं दिखेंगे। दूर की रोशनी कमजोर हो जाती है लेकिन पास के क्लियर दिखते हैं। लेकिन नाम क्या होता है, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। उसको आप उल्टा मत समझिएगा कि नियर साइटेडनेस है इट मींस इसको नियर का नहीं दिखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। नियर साइटेडनेस में नियर का क्लियर दिखता है और फार का क्लियर नहीं दिखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो हम मायोपिया समझ रहे थे कि मायोपिया है क्या, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा लेंस, उसके जो स्पेक्टिकल्स होंगे, विच लेंस विल बी यूज्ड। तो इसका आंसर है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, दो तरह के लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस में जो चश्मे का लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस यूज होता है। अच्छे से समझ में आ गया आपको। देखिए एक क्वेश्चन जो भी हम ले रहे हैं एग्जाम्स में आया हुआ, उससे रिलेटेड वहां के जो फैक्ट्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अगर उसी टॉपिक से आसपास से संबंधित कुछ पूछ लिया जाए तो आपका वो पूरा सेंटेंस ही क्लियर है। तो आप चाहे मायोपिया पूछ ले, चाहे नियर साइटेडनेस पूछ ले, शॉर्ट साइटेडनेस पूछ ले या फिर टाइप ऑफ लेंस पूछ ले, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच
गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा हर जगह, अब तो नॉर्म्स में भी आ गया। अगर स्कूल है या फिर आप देखते हैं सिनेमा हॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, कहीं भी जहां पब्लिक गैदरिंग है जो भी है, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स आर कंपलसरी। कौन सी गैस यूज होती है? तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। कौन सी गैस का यूज होता है? कार्बन। देखिए बहुत ही सिंपल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सेल भी करते हैं, हमारी बॉडी में जनरेट भी होती है, हम एक्सेल भी करते रहते हैं थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस। और साथ ही साथ उसी से कोरिलेट कर लीजिए, जो हमारी वेस्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सेल करते हैं, वही हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि फायर एक्सटिंग्विशर आपने सब देखा होगा, आपने कहीं भी जाते हैं तो देखते ही होंगे, रेड कलर का एक बड़ा सा वाटर टाइप का लगा होता है, तो वो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसमें कौन सी गैस यूज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच टू मेटल्स? तो देखिए ब्रास इज एन एलॉय क्या होता है? एक से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके अगर हम कोई धातु बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एलॉय बन जाता है। यानी कि उसमें कोई भी प्योर नहीं रहता है, मिक्सिंग होती है। तो जो अभी हमने किसकी बात की है? ब्रास की बात की है। ब्रास की बात की, ये जो एलॉय होता है ये दो तरह की धातुओं मेटल्स से मिलकर बनता है। पहला कॉपर, देन जिंक। जिंक एंड कॉपर दोनों को मिक्स करके क्या बनता है? ब्रास बनता है। इसमें दो तरह की धातुएं मिली होती है। डिपेंड ऑन कि किस रेशियो इसका डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? डिपेंड ऑन इट्स यूज, कि मैकेनिकल यूज में है कि इलेक्ट्रिकल यूज में है, किस तरह के यूज में है, उस हिसाब से रेशियो इसका डिफरेंट रहता है। कॉपर, इसका आपको सिंबल पता है क्या होता है? Cu होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। जिंक का क्या होता है सिंबल? Zn, और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 30 होता है। यहां से आप ये भी एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ब्रास जो एक एलॉय होता है, इट इज ये कौन कौन से दो मेटल से मिलकर बना होता है? दिस एलॉय इज मेड अप ऑफ टू मेटल्स, कॉपर एंड जिंक। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्या हुआ आंसर इसका? कि ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा केमिकल कंपाउंड है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने वैलेंसी कॉन्सेप्ट में भी बताया था, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि Mg की वैलेंसी होती है +2 और OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी होती है -1। तो Mg के पास देखिए कोई डिजिट नहीं दिख रही है और OH का होल ट्वाइस है। ये क्या है? मैग्नीशियम की वैलेंसी। मैग्नीशियम यानी कि इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो अब आपने इस तरीके से देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा? ये हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज नोट करते चलिए, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और दोबारा भी आ सकते हैं। इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस रबर कैन बी हार्डेड बाय एडिंग। जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें जो रबर की सिंथेसिस हो रही है तो उसको कैसे हार्ड किया जाता है, किस एलिमेंट किस केमिकल को इसमें यूज करते हैं। तो देखिए व्हाट इज वल्कनाइजेशन प्रोसेस? वल्कनाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच रबर इज सिंथेसाइज्ड। रबर की सिंथेसिस होती है, तो रबर जब वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में बनती है तो क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसलिए इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर मिला देते हैं, यानी कि S। इसका सिंबल क्या है? S है। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि जब वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें रबर फॉर्म होती है और रबर बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए इसमें सल्फर की
मिक्सिंग हम करते हैं। तो क्या ऐड किया हमने इसमें, सल्फर ऐड कर दिया, सल्फर ऐड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। देखिए विटामिन्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी क्या है, बॉडी वर्क करती है, कैसे करती है, न्यूट्रिशन उसको चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन वी गेट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स विच वी टेक ड्यूरिंग अ मील। मील के थ्रू हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। बहुत से मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, साथ ही साथ विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। तो हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग एक रोल होता है। यहाँ पे पूछा है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो यूज होता है। तो देखिए इसका आंसर है विटामिन के। कौन सा है विटामिन, विटामिन के। तो देखिए विटामिन के जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इसको याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन के। जिनको विटामिन के की कमी होती है उनको, जैसे ब्लड अगर सपोज बह रहा है तो क्या है, जल्दी नहीं कंट्रोल होता है। तो आप देखते हैं कि एलम वगैरह यूज करते हैं, जैसे क्या होता है फाइब्रोजन का जो जार है जल्दी से बन जाए, विटामिन के थ्रोम्बिन वगैरह का प्रोसेस अगर ब्लड क्लॉटिंग में पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसमें किसकी जरूरत है, विटामिन के की जरूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग, अच्छा विटामिन के का केमिकल नेम मान लीजिए पूछ ले तो क्या होगा, अगर हम पूछे इसका केमिकल नेम क्या है तो क्या है, विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, क्योंकि हम केमिस्ट्री बहुत पढ़ते रहते हैं तो जब बात हो रही विटामिन के की तो यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या है। तो क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फिलोक्विनोन। इस तरीके से अगर हम देखें और विटामिन, तो देखिए विटामिन ए इसका क्या होता है नेम, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। अब अगर हम बात करें कि चलो विटामिन डी देख लेते हैं, विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं विटामिन ई का, विटामिन ई का बात कर लेते हैं तो इसका क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, ये नेम आते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। अब इस तरीके से अगर हम विटामिन B1 का देख ले, B1 का क्या होता है, थायमीन होगा। क्या, केमिकल नेम। और अगर देखा जाए और विटामिन से आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए विटामिन सी भी बहुत कॉमन होता है। सिट्रस फूड हमारे जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत सारे नाम भी पढ़ लिए, क्योंकि हम यहाँ पर, लेकिन बात किसकी हो रही थी, सिर्फ विटामिन के की हो रही थी, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में यूज हो रहा था, लेकिन इसका हमने केमिकल नेम देखा तो क्या था, फिलोक्विनोन, ये इसका केमिकल नेम था। साथ ही साथ हमने देख लिया यहीं पर और विटामिन की बात कर ली, विटामिन ए जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, येलो फ्रूट्स वगैरह में होता है और ग्रीन लीव्स वगैरह में। तो इसका जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है, विटामिन डी का जो है वो कैल्सीफेरॉल था। विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरॉल है। साथ ही साथ विटामिन B1 का क्या है, थायमीन है। और विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स नेम है जो हमें याद करने पड़ेंगे कि कौन से विटामिन से क्या नेम है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ किसकी थी, विटामिन के की थी, जो कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मेन एजेंट था। तो देखिए इस तरीके से हमारा विटामिन के नेम भी हमने देख लिए यहाँ पर, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरतमंद जो हमारा विटामिन था वो भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन कम्युनिकेशन वर्क्स इन विच प्रिंसिपल। यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्क में ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए किस पे वर्क करते हैं, ये करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। किस पे करते हैं, टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करते हैं, यानी किस पे वर्क करते हैं, TIR पे वर्क करते हैं, किस पे, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज इन कम्युनिकेशन वर्क इन विच प्रिंसिपल, किस पे करते हैं, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR पे वर्क करते हैं। साथ ही साथ जो एंडोस्कोपी होती है, जो एक आपने देखा है कि टेस्टिंग के लिए बायोलॉजिकली प्रॉब्लम्स कुछ होती है कहीं भी, तो एंडोस्कोपी डॉक्टर लिखते हैं। तो जनरली जो एंडोस्कोपी होती है, वो भी एंडोस्कोपी जो टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी, ये भी जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि एंडोस्कोपी जो एक टेस्ट होता है बॉडी का, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो उसका आंसर भी TIR होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या पूछा था, ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन में वर्क में यूज हो रहे हैं, उसका किस प्रिंसिपल पर बेस्ड वर्क ये करते हैं, तो इसका आंसर है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसमें स्मॉलेस्ट बोन पूछी थी, तो वो मैंने बताई थी स्टेपीज बोन होती है स्मॉलेस्ट बोन, जो कि ह्यूमन ईयर में पाई जाती है, स्मॉलेस्ट बोन, और स्मॉलेस्ट मसल भी ह्यूमन ईयर में पाई जाती है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप देखें तो देखिए लार्जेस्ट बोन कहाँ पाई जाती है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं थाई का हिस्सा, यहाँ पे जो बोन होती है ये लार्जेस्ट बोन होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमर बोन। कौन सी बोन होती है, फीमर बोन होती है। फीमर बोन जो होती है लार्जेस्ट बोन होती है, जो कि थाई बोन भी इसको हम कहते हैं। तो ये बोन जो होती है लार्जेस्ट बोन होती है। इसके बाद यहाँ पे टिबिया फिबुला होती है, ठीक है, ये भी पैर की बोन होती है, टिबिया फिबुला और फीमर बोन। और हाथ में यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमरस है, रेडियोला, ये सब हाथ की हड्डियां होती है। लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट बोन पूछ रहा है, तो जो लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो कहाँ पाई जाती है, वो थाई बोन होती है, और उसको क्या बोलते हैं, फीमर हड्डी बोलते हैं, फीमर बोन बोलते हैं, फीमर, दैट इज थाई बोन इज द लार्जेस्ट बोन। जबकि स्मॉलेस्ट बोन कहाँ थी, ईयर में थी, जो कि स्टेपीज के नाम से उसको जानते थे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या पूछ रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल पूछ रहा है। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या होगा, सेल का जो पावर हाउस है वो किस ऑर्गन को कहते हैं, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, क्यों कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, इट्स अ साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। As a result of cellular respiration, oxidation of different compounds, what results, ATP। ATP क्या होते हैं, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या होता है, ये ऊर्जा के अणु है, ये क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है एटीपी। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर फॉर्म, ठीक है। तो एनर्जी ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ a cell because it's a site for the cellular respiration. As a result of cellular respiration, after oxidation of compounds, ATP, adenosine triphosphate molecules are formed, which are rich source of energy. तो energy is
formed in the mitochondria. That's why it is called powerhouse of cell. और यहाँ पर आपने ATP का फुल फॉर्म भी देख लिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ADP क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और यहाँ पे क्या बन रहा है? ATP. ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स. तो देखिए ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, तो उनका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं? तो देखिए इनका जो प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं वो होता है पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ. ठीक है, इस पे फिर पास्कल्स लॉ में क्या होता है? पास्कल्स लॉ, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी लिक्विड देन व्हाट हैपेंस? It is transmitted without changing in its magnitude to all points of the liquid and also to the wall of containers. तो ये होता है पास्कल लॉ. तो पास्कल लॉ में आपने देखा प्रेशर क्रिएट हो रहा है लिक्विड पर, तो बराबर से हर पॉइंट पर वो ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, और जो कंटेनर की वॉल है उस पर भी बराबर से प्रेशर क्रिएट हो रहा है. अच्छा, एक प्रेशर का रिलेशन भी आपने देखा होगा, P प्रोपोर्शनल टू F एंड P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, यानी कि एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू F अपॉन A. ये एक रिलेशन भी होता है प्रेशर का फोर्स और एरिया से. तो देखिए आप, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू F अपॉन A. फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जैसे एरिया बढ़ता है उतना प्रेशर कम, जैसे जैसे एरिया कम होता जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है. यही जो ट्रक वगैरह में टायर्स जो चौड़े होते हैं उनके पीछे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, एरिया और प्रेशर का ये जो रिलेशन है. P इज इक्वल टू F अपॉन A. तो इस तरीके से आपने देखा कि विच ये जो ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक्स होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इसका जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड ऑन होता है? इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ. किस पे बेस्ड होता है? पास्कल्स लॉ पे बेस्ड होता है. नाउ द सन हीट्स द अर्थ थ्रू. जो सन की हीट अर्थ पे आती है तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज कॉल्ड रेडिएशन. कौन सा प्रोसेस होता है? रेडिएशन. थ्रू रेडिएशन द सन हीट्स रीचेस द अर्थ. रेडिएशन प्रोसेस. नाउ ओजोन लेयर above the earth surface protects from. देखिए ओजोन लेयर पूछ रहा है. ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी अर्थ को किससे प्रोटेक्ट कर रही है? तो देखिए ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट कर, ओजोन लेयर होती कहाँ है? ओजोन लेयर हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में होती है. कहाँ होती है? हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में होती है. एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है ओजोन लेयर? तो देखिए इसका भी नाम याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में होती है. और ये किसको प्रोटेक्ट करती है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेज. यूवी रेज से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज. बिकॉज क्या होता है कि जो भी हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं बाय एनी ह्यूमन एक्टिविटी, बाय एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो भी पोल्यूशन जा रहा है वायुमंडल में वो क्या कर रहा है? जो एक प्रोटेक्टिंग अम्ब्रेला लाइक ओजोन लेयर है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रही है. उसमें क्या होता है? उसमें डिप्लीशन हो रहा है. ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड बाय द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स. सो उससे क्या हो रहा है? जो हार्मफुल सन रेज है विदाउट एनी फिल्ट्रेशन दे आर डायरेक्टली कमिंग ऑन द अर्थ सरफेस. तो कई तरीके की स्किन डिजीजेस है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिएट हो रही है ड्यू टू डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन मॉलिक्यूल का O3. ये भी पता होना चाहिए. ओजोन है ना, ओजोन. तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके एक O3 मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो O3 इज द
फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से ये प्रोटेक्ट करती है। तो किससे प्रोटेक्ट कर रही है? अल्ट्रावायलेट रेज से, यूवी रेज से। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। तो देखिए अभी मैंने इसके पहले के वीडियोस में केमिकल कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, जितने भी एग्जाम्स में आए थे उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम और उनके यूजेस, उसमें ये कंपाउंड मैंने शायद डिस्कस भी किया था। अब ये पूछ रहा है कि कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट सभी घरों में लगभग ये मिलता होगा, क्योंकि इसका जो कार्बोनेट, ठीक है, ये लगभग सभी जगह अवेलेबल रहता है, क्योंकि इसको हम, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ पदार्थ है बेकिंग सोडा। लगभग खाने के जो भी मेन्यूज है उसमें यूज भी होता है कहीं कहीं पर। और साथ ही साथ इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम यहीं पे देख लेते हैं, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या है? कॉमन नेम क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, फूड वगैरह आइटम्स में बेक करने के लिए ये यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, a dynamo is used to convert mechanical energy into। देखिए डायनेमो जो होता है, डायनेमो इज जस्ट अ टाइप ऑफ जनरेटर, एंड व्हाट जनरेटर डज? जनरेटर ऑलवेज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट हैपन यहाँ पर? तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट किसमें करेगा? ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो डायनेमो होता है, डायनेमो ये एक तरीके का क्या होता है? जनरेटर होता है, जनरेटर होता है। तो ये क्या करता है? ये जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जनरेटर का मेन वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो इट मींस ये क्या कर रहा है? ये कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी हम अभी यहीं पर देख लेते हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है EMI, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से देखा डायनेमो क्या है? डायनेमो इज अ टाइप ऑफ जनरेटर। इसका कार्य क्या है? इसका काम क्या है? इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, बस इतना याद रखिए कि डायनेमो जनरेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी से किसमें बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलने के बाद इसका जो प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? EMI है। EMI वो इंस्टॉलमेंट वाला नहीं है, ये EMI क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो देखिए आज के जितने भी क्वेश्चंस थे उससे आपके काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए हैं मैंने। कुछ पिछले वीडियोस में जो चीजें बताई जा चुकी थी उनका रिवीजन भी हुआ है, और साथ ही साथ आपने देखा कि आप खुद भी ये सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज आपने पढ़ी भी है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको प्रिपेयर कीजिए, नोटबुक पर नोट कीजिए, और आप स्क्रीन शॉट भी ले लिया कीजिए बीच में जो आपको इम्पोर्टेंट लगा करें। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स देकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आगे के वीडियोस के लिए भी आप भी प्रिपरेशन करिए और हम भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।